हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द EDUDOS ऐप। और हम लोग 12th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग जो पढ़ चुके थे वो हम पढ़ चुके थे आपका कूलम्स लॉ हम पढ़ चुके थे, F = K Q1 Q2 by R²। ठीक है ना। तो सम ऑफ यू हैव आस्क्ड अबाउट के भाई क्या होता है K ना, K से क्या मतलब है। तो पहले मैं उसी चीज़ को यहाँ पर क्लैरिफाई कर देती हूँ। भाई कूलम्स लॉ लिखने का मतलब है F जो है फोर्स जो है, ठीक है ना, फोर्स जो है वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में आएगी। एक आएगा Q1, एक आएगा Q2, जो कि दोनों के दोनों हैं R डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, दो चार्जेस हैं और चार्जेस भी कैसे हैं, पॉइंट चार्जेस, जो कि कितने डिस्टेंस दूरी पर है, R पर हैं। तो जो Q1 और Q2 चार्जेस हैं जो कि R डिस्टेंस पर हैं, उनके लिए जो फोर्स की वैल्यू है वो डिपेंडेंट होती है Q1 पर, Q2 पर, और जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R²। और इतना आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा क्योंकि आप 12th में आ चुके हैं कि इस प्रोपोर्शनल को लिखने का मतलब होता है कि अगर इस टर्म को आप प्रोपोर्शनल से इक्वल बनाओगे तो कुछ कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर ऐड होगी, है ना। तो ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको मैंने लिखा है K, ठीक है ना, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। K को मैं लिख रही हूं, ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इस K की वैल्यू होती है एंड दैट वैल्यू इज K = होता है 1/4πε0। ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म देखें, ये टर्म आई है, ठीक है ना, ये टर्म है ε0। फिर से बोल रही हूँ, ε0। और इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। याद रखें, परमिट करना, परमिटिविटी ऑफ। अगर ये नॉट लगा होता है सिंबल तो ये होती है फ्री स्पेस। ठीक है, और अगर ये नॉट सिंबल नहीं लगा होता है, ये टर्म हो और इस तरीके से M लिखा हो, तो इसको लिखने का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, क्या मतलब है कि अगर ये जो दोनों के दोनों चार्जेस हैं, ये चार्जेस ऐसे सिस्टम में रखे हैं जहां इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, मतलब वैक्यूम है, तो वहां पर जो फोर्स काम करेगी उसके लिए जो परमिटिविटी होगी वो होगी ε0। परमिटिविटी बोलने का मतलब होता है कि किसी भी एक स्पेस से जब एक चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो उस फोर्स को एक्सर्ट करने में वो जो वैल्यूज उसके ऊपर एक्सर्ट करने वाला है वो वैल्यू हमेशा आपकी मीडियम के थ्रू पास होगी। अब मीडियम उसको कितना अलाउ करता है फोर्स को अपने अंदर से पास करने के लिए, ये चीज़ डिपेंडेंट होती है उस मीडियम की परमिटिविटी से। तो जो फ्री स्पेस है उसकी परमिटिविटी होती है ε0। और यहाँ इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर वैक्यूम ना होकर के फिल हो जाए पानी, मतलब सेम सिस्टम है, हम इसको उठा के पानी में डाल दें, तो अगर हम सेम सिस्टम को पानी में उठा के डाल देंगे तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो एयर नहीं रहा या वैक्यूम नहीं रहा, अब वो मीडियम हो गया क्या, कुछ M। ठीक है ना। तो यहाँ मीडियम बोलने का मतलब है क्योंकि हमने अब चार्जेस को पानी में डाल दिया है तो EM स्टैंड्स फॉर दैट मीडियम परमिटिविटी, के मतलब पहले हवा कितना परमिट कर रही थी लाइंस को एक जगह से दूसरी जगह जाने में या फोर्स को एक्सर्ट होने में, ठीक। अब पानी कितना अलाउ करेगा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को कितनी वैल्यू के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग के चार्ज की पोलैरिटी कैसी है, दोनों पॉजिटिव हैं या एक प्लस एक माइनस है या दोनों नेगेटिव है। ठीक है जी। नाउ कम्स इस K की वैल्यू कितनी होती है भाई, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक, कुछ यूनिट भी होती होगी, है ना। तो वो यूनिट कितनी होती है, देखें यहाँ पर K है, K की यूनिट जो होगी वो किससे डिसाइड होगी, इन सारी वैल्यूज से। तो भाई फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस के स्क्वायर की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, तो जो K कांस्टेंट है उसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो जो K आपके पास कांस्टेंट है उसके यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने K कांस्टेंट की बात करी जो कि फिलहाल है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है इसकी वैल्यू कितनी है।
ठीक है ना। तो यहाँ से देखें, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस वैल्यू के बराबर है, तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है ना, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से बहुत ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा इधर और ये पूरी वैल्यू चली जाएगी डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹, ठीक है जी। और इस वैल्यू को बोलने का मतलब होता है कि अब आपकी जो परमिटिविटी की वैल्यू है, जो भी आपकी इस के कांस्टेंट की वैल्यू आई थी, उस के कांस्टेंट की वैल्यू से वो जो वैल्यू है कुछ वेरी करेगी या डिफरेंट होगी, और वो जो डिफरेंट वैल्यू है वो होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है ना। फिर से बोल रही हूँ, लिख दे रही हूँ मैं उसको अभी। ये के था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल बनाने के लिए यूज हुआ। इस के की वैल्यू जो है, अब ये भी सुन ले बहुत ध्यान से, क्योंकि के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फॉर्मूला ये लिखो या इस फॉर्मूले को लिखो, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। एक ही बात है भाई, और ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम केसेस को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। बट थिंग इज के को हम यहाँ नीचे लिखेंगे वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। नाउ कम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एप्सिलॉन नॉट। तो भाई इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद नहीं रहती है जनरली, तो आप याद रखिएगा इसको, ये तो कैलकुलेशन में आसान है, 9 ठीक है, इससे आप याद रखिएगा। और बता दूं, वैल्यू कभी कोई नहीं पूछता है, ठीक है ना। जब आपके होम एग्जामिनेशन होंगे 12th के, तब के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आजकल एग्जामिनेशन में बोर्ड में ही ये सारी वैल्यूज़ गिवन रहती हैं, ताकि आपको मगअप ना करना पड़े, ठीक है। तो लेकिन अदरवाइज आपको अगर ये वैल्यूज़ देखनी है तो वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक। तो 1/4 पाई दिस मच वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखें, के और एप्सिलॉन नॉट इनवर्स में है, तो यूनिट एप्सिलॉन नॉट की भी ऐसी ही होगी, लेकिन किस में होगी, इनवर्स में। मतलब कूलम स्क्वायर तो चला जाएगा ऊपर, देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बतानी है ना, तो एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ चला जाएगा, और फोर्स टर्म कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो कूलम का स्क्वायर अपॉन फोर्स की यूनिट है न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेम यही यूनिट लेकिन इन रिवर्स, ठीक है। यूनिट बन जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये यूनिट बन जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो एप्सिलॉन नॉट है, या जिसको हम लोग बोल रहे हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, कि आपको चार्जेस जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं, वो कोई भी मीडियम कितना उनको परमिट कर रहा है कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सके, ठीक है ना। तो ये चीज़ डिपेंड करती है इस पर, ठीक। अब एक टर्म आती है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। मैं एक साथ ही ये सब डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। टर्म आती है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। कुछ याद हो तो मैंने आपको कूलम्स लॉ में डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने बोला था कि फोर्स के रिगार्डिंग हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो मैंने वहाँ पर एक बात कही थी कि ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो हमेशा इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करने वाली है, या तो उससे दूर होगी या तो टूवर्ड्स होगी, ठीक है। वहीं पर एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो फोर्स की वैल्यू है वो इस एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंडेंट है वाया दिस फॉर्मूला। क्योंकि फोर्स इस पर डिपेंडेंट है, तो फोर्स की जो वैल्यू है वो मीडियम पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन इसी के बजाय अगर हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भाई कहीं भी काम करे वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि जो उसके अंदर जी टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीडियम के लिए डिपेंड नहीं करता, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में काम करता है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, क्वेश्चन सुने उस चीज़ का बहुत ध्यान से, कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो वैल्यू होती है ये। सुने क्वेश्चन क्या है, दो फोर्सेस हैं, एक है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वैल्यू होती है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसकी वैल्यू होती है K q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और तीसरी आपके पास होती है मैग्नेटिक फोर्स जिसका अगेन फॉर्मूला होता है K, जैसे यहाँ पे Q1 Q2 है, वहाँ पर होता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, ये है मैग्नेट नॉर्थ साउथ, ये है दूसरी मैग्नेट नॉर्थ साउथ, ठीक है।
तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को कितनी फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करेगी, इस चीज़ को बताती है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और यहाँ पर m1 m2 मास नहीं होते, m1 m2 होता है कि इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है, और इस पोल की स्ट्रेंथ ताकत कितनी है, कितनी वैल्यू के साथ ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो m1 m2 है इन दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ, और r डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है जी, तो जैसे यहाँ पर होता है दो चार्जेस और उनके बीच का डिस्टेंस, ऐसे यहाँ पर होता है दो पोल्स और उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है? ठीक है ना, तो याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट मीडियम डिपेंडेंट, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन इसी के अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी, मैग्नेटिक फोर्स भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है ना, कैसे होती है वैल्यू देख ले जरा। k q1 q2 बाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर k जैसे टर्म यहाँ पर आती है एप्सिलॉन नॉट, ऐसे यहाँ पर टर्म आती है म्यू नॉट। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, ये मैग्नेटिक परमिटिविटी है। ठीक है, नाउ कम्स कौन सी फोर्स इनमें मीडियम पर डिपेंड करेगी? ठीक है ना, तो मीडियम डिपेंडेंट होगी ये भी और ये भी, ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि जी जो है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब यूनिवर्स में दो मास को उठा के आप कहीं भी ले जाओ, फोर्स की वैल्यू हमेशा रहेगी सेम, अगर उनके बीच का डिस्टेंस आपने रखा सेम। फॉर इंस्टेंस ये दो मास हैं m1 और m2, ठीक है ना, इन दोनों मास को इतने ही डिस्टेंस पर मैं हवा में रखूं, पानी में रखूं, कहीं और रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके बीच में अगर यहाँ हवा में फोर्स थी 10 न्यूटन तो पानी में भी रहेगी 10 न्यूटन, लेकिन उसी के बजाय यही सेम डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पर मैं रख दूँ q1 चार्ज और q2 चार्ज, इसको मैंने हवा में रखा और फिर मैंने इसको पानी में रखा, तो पानी में हवा में चेंज करने से मीडियम के ये फोर्स की वैल्यू भी हो जाएगी चेंज। कैसे चेंज होगी ये मैं भी बताऊंगी आपको। सिमिलरली यहाँ पर है m1 पोल स्ट्रेंथ, यहाँ पर है m2 पोल स्ट्रेंथ, इस फॉर्मूले की मैं बात कर रही हूँ, इस m1 m2 की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो ये जो पोल स्ट्रेंथ है m1 और m2 इन दोनों मैग्नेट के बीच की है ना, और डिस्टेंस r अगर हम यही कांस्टेंट रखते हैं तो हम इसको हवा में रखें, हम इसको पानी में रखें, तो दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, अगर उनके बीच का डिस्टेंस सेम है तो जो हवा में मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा था वो पानी के अंदर मैग्नेटिक फोर्स काम सेम नहीं करेगा। अगर वो चेंज होगा तो किस फैक्टर से चेंज होगा, तो वो चेंज होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। ठीक है, तो मैं टर्म आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो इन तीनों में एक और चीज़ हो गई हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सी फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। तो कौन सी फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। आपकी ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, नाउ कम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर हम बोलते हैं तो उसको देखिए क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो साइन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, इसको भी हम K से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन R से। इस K को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मत समझ लेना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो इन जनरल अगर हम सिंबल यूज करते हैं K तो उसका मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और इस टर्म को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ER लिखने का या एप्सिलॉन R, ई नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन और सबस्क्रिप्ट में ऐसे R लिखने का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना, क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। और क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका नाम होता है रिलेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अभी मैं फोर्स के फॉर्म में भी ये फॉर्मूला लिखूंगी, नोटिस कीजिएगा। एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू है एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मतलब है कि किसी भी मीडियम के लिए अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम
टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो एक डेफिनेशन है, वन। इसी को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? क्यों? एज एफ इज इक्वल्स टू, अगर फ्री स्पेस है ना, दो चार्जेस अगर मतलब वैक्यूम में रखे हुए हैं तो उनके बीच में एफ नॉट फोर्स जो काम करेगी दैट विल बी एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी Q1 Q2 अपॉन 4π तो है ही, एफ आ गया और साथ में टर्म क्या आ गई? आर स्क्वायर। नाउ इफ बोथ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम, या पानी में डाल दिया हमने, दो चार्जेस थे Q1 और Q2 आर डिस्टेंस पर थे, फिलहाल थे वैक्यूम में, अब इनके चारों तरफ हमने भर दिया पानी। अगर इनको वाटर में डाल दिया तो फोर्स कौन सी बन जाएगी? वाटर वाली, फोर्स इन मीडियम। ठीक है, और वैल्यू कितनी होगी? 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से किसकी वैल्यू पता कर ले हम? एप्सिलॉन एम की, और एप्सिलॉन एम की वैल्यू हो जाएगी Q1 Q2 बाय 4π FM। देखिए ये एफ नॉट है और ये क्या है? एफ एम, एफ एम। ठीक है, एफ नॉट और एफ एम को नहीं भूलना है क्योंकि बाकी सारी टर्म्स तो कटने ही वाली हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन, और ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। हमने क्या करना है? इस एप्सिलॉन नॉट और इस एप्सिलॉन एम की वैल्यू को यहाँ उठा के रख देना है। ठीक है, तो पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो अगर हम सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट करेंगे तो एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी Q1 Q2 अपॉन 4π एफ नॉट आर स्क्वायर, और बड़े वाला ये वाला अपॉन, ठीक है ना, क्या वैल्यू? Q1 Q2 अपॉन 4π FM और इंटू आर स्क्वायर। अब देखें Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, 4π कैंसिल, और क्योंकि FM डिनोमिनेटर में है ये टर्म जाएगी ऊपर। ठीक है ना, तो सेम इसी टर्म को अगर मैं लिखूं तो ये टर्म होगी Q1 Q2 बाय 4π एफ नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू ये टर्म ऊपर ये टर्म नीचे, Q1 Q2 आ जाएगा नीचे, 4π ऊपर, एफ एम ऊपर और आर स्क्वायर। तो 4π Q1 Q2 आर स्क्वायर बचा क्या? सिर्फ एफ एम अपॉन एफ नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है दैट विल, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये एप्सिलॉन एम है, मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया है। ठीक है ना, तो ये देखें आप, ये है एफ एम, ये है एफ नॉट, ये है एफ एम और ये है एफ नॉट। ठीक है बिल्कुल एकदम, बस आप ये सिंबल्स को इंटरचेंज ना करें। ठीक है ना, तो याद रखने का तरीका है कि जो एप्सिलॉन के फॉर्म में वैल्यू आई मीडियम अपॉन फ्री स्पेस, वो फोर्स के फॉर्म में इंटरचेंज हो जाती है, फ्री स्पेस अपॉन मीडियम हो जाता है। ठीक है ना, तो फ्री स्पेस अपॉन मीडियम, क्योंकि मैं इसको के और एप्सिलॉन आर दोनों चीज़ों से लिख रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो नोटिस कीजिएगा जो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ, मैं इसको के लिखूँ या एप्सिलॉन आर लिखूँ एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से जो एफ एम है या फोर्स इन मीडियम जो आएगी वो हो जाएगी 1/k टाइम्स ऑफ द फोर्स इन फ्री स्पेस। यानी कि अगर हम किसी मीडियम की बात करते हैं तो फ्री स्पेस से जो फोर्स काम कर रही थी उसकी वैल्यू 1/k टाइम्स यानी कि डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि k की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 इस टाइप से ही होती है हमेशा, और क्योंकि वैल्यू 1 2 3 4 है तो अगर फ्री स्पेस में फोर्स काम कर रही थी 10 न्यूटन, तो k की वैल्यू अगर बाई चांस 2 है तो मीडियम के अंदर फोर्स काम करेगी 5 न्यूटन। तो फोर्स की जो वैल्यू है किसी भी मीडियम के अंदर इन प्रपोर्शन टू वैक्यूम हमेशा करती है डिक्रीज। या दूसरे टर्म्स में बोलूँ कि मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो k टाइम्स होती है फ्री स्पेस की, ये चीज़ एप्सिलॉन m। ठीक है ना, कि मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो k टाइम्स होती है फ्री स्पेस की परमिटिविटी के, यानी कि ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। नाउ कम्स जो हमारा आज का टॉपिक है जो हमें पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब याद रखना जैसे मैंने यहाँ फोर्स के केस में k इस टर्म को लिख दिया था, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैं उसको k लिख सकती हूँ। ठीक है ना, बट डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस k एंड दैट k। ठीक है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, और k का मतलब इन जनरल जब भी हम लिखेंगे तो उसका मतलब होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
ठीक है, तो यहाँ से ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी की या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो हम दो टर्म्स में देते हैं, पहली परमिटिविटी के फॉर्म में और दूसरी फोर्स के फॉर्म में। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन, ठीक है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज द डिवीजन ऑफ या इज द फ्रैक्शन ऑफ force applied between two charged particles in vacuum to the force applied between two charged particles in medium, ठीक है। तो यहाँ से यह वाला पार्ट हमारा खत्म होता है और अब मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो भाई क्या होता है, जैसे कि हम 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन, है ना। तो जैसे कि ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक मास कहीं पर भी एक फ्री स्पेस में रखा हुआ है तो वो मास अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है, एक फील्ड, जिसमें कि जब भी कोई दूसरा चार्ज आएगा वो हमेशा उसे अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट, ठीक है। तो याद रखना जो चैप्टर्स आपस में कोरिलेटेड हैं या जो फॉर्मूले भी आपको सेम देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने अभी फोर्स का फॉर्मूला लिखा था, ठीक है ना। ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं कूलम्स लॉ, जब मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा मैग्नेटिक लॉ, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला ऐसे अगर हम बात करें तो डिनोमिनेशन या वैल्यू जो है वो हमेशा है सेम, मतलब सारे की सारी जो फोर्सेज हैं वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो चाहे आपकी हो ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे आपकी हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे आपकी हो मैग्नेटिक फोर्स, सारे की सारी फोर्स जो है वो फॉलो करती हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को, मतलब फोर्स r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रिक्वेंटली आंसर है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन सी फोर्स फॉलो करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सभी आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। नाउ कम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। याद रखना फिजिक्स के अंदर 3 चैप्टर अगर एक जगह पढ़ लिया तो बाकी 2 जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है, ग्रेविटेशन अगर आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत आसान लगेगा, क्योंकि जो फॉर्मूले आप वहाँ पर पढ़ के आए हो, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको कोरिलेशन भी दिखाऊंगी, आप नोटिस कीजिएगा सारे फॉर्मूले आपको सेम मिलने वाले हैं। थिंग इज कि वहाँ हम मास के बारे में बात करें तो यहाँ हम चार्ज के बारे में बात करेंगे, और जब यही चीज़ हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर बात करेंगे नॉर्थ और साउथ पोल्स की, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक पोल है, ये हमारे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक। तो आपका ग्रेविटेशन पढ़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ो या आप पढ़ो मैग्नेटिज्म, सब के अंदर फॉर्मूले आपके सेम फॉलो होते हैं। तो अगर आप ग्रेविटेशन बहुत बढ़िया पढ़ के आए होगे ये आपको बहुत आसान लगेगा, और इन केस मैं बोलूँ अगर आपको वहाँ पर ग्रेविटेशन समझ में नहीं आया तो अब आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पक्का कर लीजिए, ग्रेविटेशन आपको अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं वो सब आपस में कोरिलेटेड हैं, बस मास की जगह हो जाएगा चार्ज या चार्ज की जगह हो जाएगा मास, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रही हूँ, क्या है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रॉपर्टी, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी, चार्ज की प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, कि चार्ज कहीं पर भी अगर फ्री स्पेस में रखा होगा तो वो अपने आसपास एक स्पेस या एक सराउंडिंग क्रिएट करेगा जिसके अंदर, इस रेडियस के अंदर, ठीक है ना, ये सराउंडिंग उसने क्रिएट कर लिया, एरिया क्रिएट कर लिया एक उसने अपने चारों तरफ, इस एरिया के अंदर जब भी कोई एक्सटर्नल चार्ज लाया जाएगा तो ये जो चार्ज ऑलरेडी इस स्पेस के अंदर रखा हुआ है ये इसके ऊपर या तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या तो कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, डिपेंडिंग के इस चार्ज की पोलैरिटी कैसी है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो स्पेस जिसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्पेस, वो स्पेस जिसके अंदर कोई भी एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर लगाता है या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। याद करना, मैं ग्रेविटेशन से कनेक्ट करके बता रही हूँ, आपने वहाँ पर टर्म पढ़ी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी,
जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते थे, वहाँ हम I से करते थे, यहाँ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं E से, और वैल्यू आती थी Gm/r²। यहाँ पर वैल्यू आती है KQ/r²। वहाँ तो G कांस्टेंट होता था, तो हम KQ/r² बोले, या फिर बोले 1/4πε0 Q/r²। K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, उसको भूल जाओ, वो टर्म सिर्फ एक ही बार आएगी और क्वेश्चन में आएगी, ठीक है। अब K यहाँ पर जहाँ पर भी हम लिख रहे हैं उसका मतलब है 1/4πε0, ठीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है हमारे पास, उसकी वैल्यू आती है 1/4πε0 Q/r², ठीक। कैसे आती है अब ज़रा देखें, प्रूफ है ना, कि जो E की वैल्यू है वो इतनी है। कैसे है, हमने एज्यूम किया कि हमारे पास ये एक सराउंडिंग है, या हमारे पास ये एक एरिया है जिसमें ऑलरेडी ये एक चार्ज रखा हुआ है Q, जो कि है पॉजिटिव। ऐसे एज्यूम किया है मैंने, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दिस चार्ज में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। अब हम इसके पास क्या लेकर के आए हैं, हम इसके पास लेकर के आए हैं ये एक टेस्ट चार्ज। याद रखिएगा, मैं ऑलरेडी आपके साथ पॉइंट चार्ज डिस्कस कर चुकी हूँ। ये है टेस्ट चार्ज। क्या होता है टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज होता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। क्या होता है टेस्ट चार्ज? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस चार्ज के ऊपर बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन वो चार्ज इतना होता है कि सिर्फ वो इसको सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव का इफेक्ट दे सकता है, बाकी उसका इम्पैक्ट बाकी चार्जेस के ऊपर या सराउंडिंग के ऊपर कुछ नहीं होने वाला। मतलब ये कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कभी सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट नहीं देगा, होगी ही नहीं इसकी वजह से, ठीक है ना। तो हुआ क्या, ये टेस्ट चार्ज हमने इस चार्ज की सराउंडिंग में रख दिया। अब सपोजिटली ये जो चार्ज है वो कैसा है हमारे पास? पॉजिटिव, ठीक। और क्योंकि टेस्ट चार्ज भी कैसा होता है? पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। और रिपेल करने का मतलब है इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करते हुए जो लाइन जा रही है उससे लाइन कहाँ बना दो? दूर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कूलम्स फोर्स काम करेगा बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ, तो जो कूलम्स लॉ इनके बीच में काम करेगा दैट विल बी F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। और यहाँ हम Q1 को लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ हम Q1 को लिख रहे हैं Q और Q2 को लिख रहे हैं Q0, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, यहीं पर मैं लिख रही हूँ आपको, फॉर्मूला तो ये है, लेकिन डिफाइन कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? फोर्स का अमाउंट है, जो कि एक किस पे लगती है? आपके टेस्ट चार्ज पे या स्लाइटली पॉजिटिव जो चार्ज हमने यहाँ पर रखा हुआ है उसके ऊपर। तो E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन द सराउंडिंग ऑफ इनिशियल चार्ज, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, स्लाइटली ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। तो जो भी चार्ज हम इसके सराउंडिंग के ऊपर लेकर के आ रहे हैं उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, इस चीज़ को आपको बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखें, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है आपकी इक्वेशन सेकेंड। अगर इस फर्स्ट वाली वैल्यू को हम सेकंड में पुट कर दें तो Q0 क्या कर देगा? एक दूसरे को कैंसिल, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है फॉर्मूला? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर। पहला तो ये। दूसरा पॉइंट क्या? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कौन से चार्ज पे डिपेंड कर रहा है? जो चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, सराउंडिंग में क्या आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब क्या है कि 10 मीटर के डिस्टेंस पर आप 10 कूलाम चार्ज लेके आओ, आप 20 कूलाम चार्ज लेके आओ, आप 40 कूलाम चार्ज लेके आओ, आप 80 कूलाम चार्ज लेके आओ, ठीक है ना। इन सब की वजह से अगर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इंटेंसिटी जो आपकी काम कर रही है वो है, सपोजिटली मैं से एग्जाम्पल लेके बोल रही हूँ, वो है 5 यूनिट। देख लेते हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलाम, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट बन गई न्यूटन पर कूलाम। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू काम कर रही है इतना 5 न्यूटन पर कूलाम, तो अगर वो 10 कूलाम चार्ज के ऊपर वैल्यू इतनी है तो 20 के ऊपर भी इतनी है, 40 पर भी इतनी है और 80 पर भी इतनी है। तो थिंग इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सेंटर में चार्ज प्रेजेंट है सिर्फ उसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है, सराउंडिंग में कितना चार्ज आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। कीपिंग
द आर डिस्टेंस कांस्टेंट, मतलब डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए कि 10 सेंटीमीटर के रेडियस के अंदर कोई भी चार्ज लेकर के आओ, कितनी भी वैल्यू वाला, हर किसी के ऊपर सेम इंटेंसिटी का फोर्स ये लगाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ, इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? स्ट्रेंथ। ये तो स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्पेस। ये कुछ वैल्यू नहीं है ये, ठीक है ना, ये तो सिंपल एक स्पेस है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है स्ट्रेंथ, ठीक है ना। क्या है स्ट्रेंथ? किसकी स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। मतलब जो भी एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने वाला है, ये उस स्ट्रेंथ को बताता है कि कितनी वैल्यू के साथ वो उसको, दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर अपने से रिपेल करेगा। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे हमने कूलम्स लॉ के लिए बात करी थी, वैसे ही अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा, कैसे डेफिनेशन लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज, मतलब कौन सा चार्ज? क्यू नॉट चार्ज, in which a test charge experiences a force of attraction or repulsion. ठीक है, now what is electric field intensity? Electric field intensity is the strength with which a charge already placed in a space will apply on other charges when they are placed in its surrounding. जब दूसरे चार्जेस किसी एक ऑलरेडी प्लेस चार्ज के सराउंडिंग में आएंगे तो वो ऑलरेडी प्लेस चार्ज उनके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, इस चीज़ को बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो सबसे पहला तो पॉइंट है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वेक्टर है तो इसके पास क्या होगी? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होगी भाई? हमारे पास दो ही चार्ज हैं, एक तो प्लस और एक माइनस। आप इनको डॉट अज्यूम कीजिएगा, मैंने ये बना दिए हैं। ठीक है ना, तो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से होती हैं ओरिजिनेट, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पर होती हैं टर्मिनेट। ठीक है ना, ख़त्म होती हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो जो एरोज़ हैं या जो लाइंस हैं, फील्ड लाइंस जो हैं, वो दूर जाती हैं पॉजिटिव चार्ज से और पास आती हैं नेगेटिव चार्ज के। ठीक, नाउ नेक्स्ट, ये तो हो गया वेक्टर का मतलब। नाउ कम्स कि इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट हम लोग बात कर चुके हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है इसका E=F/Q0। तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। नाउ व्हाट विल बी इट्स डायमेंशन? भाई डायमेंशन क्या हो जाएगी? फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, ठीक है, और चार्ज की डायमेंशन होती है at। इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो डायमेंशन बन जाएगी mlt-3a-1। ठीक है ना, होपफुली 11th में आपने फोर्स की डायमेंशन याद करी होगी। नहीं याद करी है तो इस फॉर्मूले को ब्रेक करते रहें। F=ma से हम लोग mlt-2 वैल्यू ले सकते हैं। चार्ज वाली वैल्यू कैसे आती है ये नहीं पता होगा, मैं श्योर हूँ उस चीज़ के लिए, तो ये देख लें, I= होता है Q/T, है ना। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से करंट जो है ये है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो क्योंकि करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है तो Q= हो जाएगा IT, और I की जगह हम लिख देंगे A सिंबल जो कि डायमेंशंस है, और T की वैल्यू होती है T, तो Q की डायमेंशन हो गई 80। ठीक है, तो ये हो गया mlt-2/80, तो डायमेंशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की mlt-3a-1। नाउ व्हाट इज द अदर इंपॉर्टेंट रिलेशन? जैसा कि मैंने अभी कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं, या दूसरे टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। मतलब इसके पास क्या होगी? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, तो मैं इसका स्केलर फॉर्म में लिखूं तो स्केलर फॉर्म बोलने का मतलब है E की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, किस फॉर्म में लिखूं? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए यही सेम जो टर्म है वो बन जाएगी 1/4πε0 Q/r² तो है ही, साथ में एक और टर्म आ जाएगी यहाँ पर ये करने की वजह से n कैप, और क्योंकि यहाँ पर n कोई वैल्यू नहीं है, ये r डिस्टेंस से ही डिफाइन होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं r कैप। और इस r कैप मतलब यूनिट वेक्टर r। ठीक है ना, इसको मैं उधर लिख रही हूँ आप कि E की जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी 1/4πε0 Q/r, तो पहले से ही था Q/r²। जो यूनिट वेक्टर r कैप है उसकी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r, और एक्चुअली में ये वाली जो टर्म है वो है
वेक्टर आर के मॉड का होल स्क्वायर, तो इन दोनों का क्या हो गया क्यूब, और हम वेक्टर लिखें मॉड लिखें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बात से, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे q बाय आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। नाउ दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, ये है वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। दिस इज द स्केलर फॉर्म एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। होपफुली गॉट इट, ठीक है ना। इसको बोलने का मतलब है कि अगर हमने किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस तरीके से यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस चार्ज की वजह से एक्स एक्सिस की तरफ भी होगी, वाई की तरफ भी होगी और जेड की तरफ भी होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज की वजह से होगा दैट विल बी द सम ऑफ एक्स की तरफ जो वैल्यू है, वाई की तरफ जो वैल्यू है और जेड की तरफ जो वैल्यू है, उन सब का सम होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी फॉलो करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो मैं इस टर्म में भी आपको कुछ डाउट था, तो मैं इस लेक्चर में वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर रही हूँ जहाँ पर आपको डाउट है, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलने का क्या मतलब है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलने का मतलब होता है कि अगर हमने स्पेस में कोई भी एक चार्ज रख दिया है, ये इसको मैं फिगर के थ्रू बता रही हूँ, है ना, फिगर से आप समझिएगा, न्यूमेरिकल जैसे आता है। ये हमने बताया कि ये है एक स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर के चारों साइड पर रखे हुए हैं क्यू 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 चार्जेस, ठीक है, सच दैट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए, ठीक है। तो पूछा गया हमसे कि आपके ए बी सी डी, अगर इन ए बी सी डी डायगोनल्स के ऊपर इस तरीके से 4 चार्जेस रखे गए हैं, तो ये चार्जेस जो हैं किसी भी एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू समझा रही हूँ मैं आपको। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। पहले ट्राइंगल से समझाती हूँ, पहले फोर्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना, और फिर मैं आपको समझाऊंगी ये फील्ड के लिए, ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको बोलने का मतलब है कि अगर हम ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स के ऊपर रखते हैं 3 चार्ज क्यू क्यू क्यू, और किसी भी एक कॉर्नर पे हम लोग बताते हैं कि आपके फोर्स की टोटल वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। तो फोर्स की टोटल वैल्यू अगर ये तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो कैसे मिलेगी, तो फोर्स सी चार्ज के ऊपर हमें बतानी है, तो वो क्या होगी, फोर्स ए चार्ज से जो लग रही है और फोर्स जो बी चार्ज से लग रही है, उन सब का क्या वेक्टर सम, है ना। और वेक्टर सम करने का मतलब क्या है भाई, ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और रिपेल कौन सी लाइन में करेंगे, जो लाइन ये ए सी ज्वाइन कर रही है, तो ए सी लाइन को ही आगे की तरफ एक्सटेंड कर दो, एरो बना दो बाहर, ठीक है। ये तो है आपकी कौन सी फोर्स, ए फोर्स, ठीक है। नाउ कम्स बी वाले चार्ज ने कितनी फोर्स लगाई, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों चार्ज अगेन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो ये जो क्यू चार्ज यहाँ सी पॉइंट के ऊपर रखा हुआ था, उसके ऊपर बी वाली फोर्स भी कहाँ काम करी, दूर, ए वाली फोर्स भी कहाँ काम करी, दूर। लेकिन नोटिस करें इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ एक्शन है या जो इनकी जो डायरेक्शन है वो दोनों है एक एंगल पर, ठीक है। अब जनरली वो इस ट्राइंगल को देता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर साइड पर जो एंगल होगा दैट विल बी 60 डिग्री। तो भाई ये 60 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो आपके पास जो सी फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट, देखिए क्या बन गया, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ या पॉलीगन लॉ, जो हम पढ़ते हैं दो वेक्टर्स का सम, क्योंकि ये फोर्स भी वेक्टर ये फोर्स भी वेक्टर, उनके बीच का एंगल कितना है 60। तो सपोजिटली ये वैल्यू है 4 न्यूटन, ये वैल्यू है 3 न्यूटन, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, एज इट इज़ इन वैल्यू को यहाँ पर रखना है, कैसे, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस 60 डिग्री, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो होगा इस फोर्स का क्या, मैग्नीट्यूड। अब सपोजिटली क्योंकि ये सारे के सारे चार्जेस सेम है, तो अगर ये 3 न्यूटन है तो ये भी फोर्स आएगी 3 न्यूटन। अब इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, इनका जो ये रिजल्टेंट एफ सी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल फोर्स यहाँ इस डायरेक्शन के अलॉन्ग काम करेगी, जो कि किसी भी एक साइड से होगी 30 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, ठीक है ना, दोनों फोर्स कैसी हैं, इक्वल, ठीक। ये तो हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये,
ठीक है। नाउ कम्स कि अगर हमें यही क्वेश्चन स्क्वायर के फॉर्म में दिया जाए और बोला जाए कि बताओ इस बी पॉइंट के ऊपर जो टोटल फोर्स काम करेगी क्यू चार्ज के ऊपर वो कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखें ये भी प्लस चार्ज और यहाँ पर जो रखा हुआ है वो भी प्लस चार्ज, तो फोर्स काम करेगी इसी लाइन से अवे। ये है कौन सी फोर्स, सी वाली फोर्स, ठीक है। ए वाली फोर्स दूर काम करेगी यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डी वाली फोर्स काम करेगी इस डायरेक्शन की अलाउ। अब बहुत ध्यान से नोटिस करना क्योंकि ये साइड इस साइड के बराबर है और चार्ज भी सब है सेम, तो जितना FA फोर्स होगा उतना ही होगा FC फोर्स। शॉर्ट में करने का तरीका बता रही हूँ, FA फोर्स बराबर होगा FC फोर्स के, मतलब अगर ये 4 न्यूटन आएगा तो ये भी आएगा 4 न्यूटन, ठीक है। और दोनों फोर्स इक्वल हैं तो रिजल्टेंट किधर लाई करेगा, इस डायरेक्शन में। तो A और B फोर्स का जो रिजल्टेंट है अगर मैं उसको बोल दूँ E, ठीक है, तो E जो वैल्यू है वो लाई करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ D। तो जो टोटल फोर्स C के ऊपर काम करने वाली है, सॉरी टोटल फोर्स जो B के ऊपर, ये B पॉइंट है ना, ये है ना B पॉइंट, तो टोटल फोर्स जो B पॉइंट के ऊपर काम करने वाली है वो होगी FD प्लस FE, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इन दोनों का तो वेक्टर सम निकाला, और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्योंकि रिजल्टेंट R पैरेललोग्राम या ट्राइंगल लॉ से होता है A प्लस B, ठीक है ना, R इज इक्वल्स टू A प्लस सी, A प्लस बी, तो उससे वैल्यू आ जाएगी FE, सिंपल वेक्टर साइन नहीं बनाएंगे हम इसमें, सिंपल एडिशन होगा FE प्लस FD, ठीक है। तो सपोजिटली 4 का जो आपका रिजल्टेंट आता है, सपोजिटली ऐसे ही मैं बोल रही हूँ 6 न्यूटन आता है और ये वैल्यू आती है आपकी 5 न्यूटन, ठीक है ना, क्योंकि डायगनल है, ये साइड होगी A√2, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये डायगनल आ जाएगा A√2, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू आती है 5 न्यूटन तो 6 + 5 ये आंसर हो जाएगा 11 न्यूटन। ये मतलब 11 न्यूटन फोर्स काम करेगी जो B चार्ज पर आपका Q चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर जो फोर्स काम करने वाली है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इससे और इसका ये मतलब हुआ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एक पॉइंट के, एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स काम करेगी वो बाकी सब चार्जेस की वजह से जो फोर्स काम कर रही है उन सब का होगा वेक्टर सम, मतलब हम उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे उनके बीच का एंगल कंसिडर करते हुए। क्लियर है जी। नाउ अगर सेम यही क्वेश्चन पूछा जाए किस केस में आपसे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि वहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्या मतलब है, तो भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी टर्म है, वेक्टर है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टर्म है, तो अभी मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज से लाइंस जनरेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब है, फिर से मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ, बस नोटिस कीजिएगा आप, स्क्वायर ही बना रही हूँ, ठीक है ना, स्क्वायर ही बना रही हूँ, ठीक है ना। और स्क्वायर का जो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि आप यहाँ पर बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q Q Q Q की वजह से कितनी होगी सेंटर पर, ठीक है ना। तो वो देखें सारे चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव, तो सब अपने सराउंडिंग में क्या बनाएंगे, एक एरिया, क्या बनाएंगे, एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो जो एरिया बनेगा हर किसी चार्ज की वजह से कैसा बनेगा, सेम, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हर चार्ज के लिए कैसा है, सेम, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहता है कि स्पेस के अंदर अगर कोई भी नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं तो किसी भी एक रैंडम पॉइंट के ऊपर, किसी भी एक रैंडम पॉइंट के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं 1 2 3 पॉइंट लिख रही हूँ, 3 पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 1 का और 2 का वेक्टर सम होगा, ठीक है जी। कैसा वेक्टर सम होगा, देखें मैं इनको नाम दे देती हूँ A B C और D, ठीक है। तो A प्लस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो किधर जाएंगी, दूर, और क्योंकि हमसे पूछा इस पॉइंट के लिए, O पॉइंट के लिए, तो अगर इस चार्ज से इस पॉइंट पर पूछूं कि फील्ड लाइंस किधर होंगी, तो प्लस चार्ज से, क्योंकि फील्ड लाइन जनरेट होती हैं तो A की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो होगी इधर, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, A की वजह से। नाउ B की वजह से, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस अगेन होगी अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इन सबको, जब इसकी बात कर रहे हैं तो बाकी सब पिक्चर में नहीं है, जब इसकी बात कर रहे हैं तो बाकी सब पिक्चर में नहीं है, ठीक है। अब हम C की बात करेंगे तो ये सब पिक्चर में नहीं है, ये एरो वैरो सब भूल जाओ,
ठीक है ना। अब सी वाला जो चार्ज है, जब इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे तो वो भी जो डायरेक्शन होगी उसकी भी होगी अवे। डी वाले के लिए भी जो डायरेक्शन है वो होगी अवे। तो क्योंकि ये डायरेक्शन इसके वर्टिकली ऑपोजिट, ये डायरेक्शन इसके वर्टिकली ऑपोजिट, और मैं ऐसे सिंपल टर्म्स में बोलूं कि ये जो वैल्यू है अगर 4 न्यूटन पर कूलम, तो ये भी वैल्यू आएगी 5 न्यूटन पर कूलम, है ना। ये भी आएगी 5 न्यूटन पर कूलम और ये भी वैल्यू आएगी 5 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है एक दूसरे के। अगर ये +5 है तो ये -5 होगा। सिमिलरली ये +5 है तो ये भी क्या होगा, -5 होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई वेक्टर्स के केस में। तो अगर सम टोटल करेंगे इन सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, तो जो ओ पॉइंट के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सम होगा EA का, EB का, EC का और ED का। लेकिन EA की वैल्यू अगर +5 है, ठीक है, तो EC की वैल्यू है -5। EB की वैल्यू अगर है +5 तो ED की वैल्यू है -5, क्योंकि डायरेक्शन कैसी हो गई है, ऑपोजिट। और इन सब को हम ऐड करेंगे तो 5 - 5 5 - 5, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर के ऊपर आएगा उसकी वैल्यू होगी 0। मतलब वो ऐसे बिहेव करेगा पॉइंट जैसे यहाँ पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, 0 फील्ड है यहाँ पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसी सेम क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी जो बता चुकी हूँ वो बता चुकी हूँ हेक्सागन के फॉर्म में, ठीक है। तो आप अब इसको नोटिस कीजिएगा। हेक्सागन बोलने का मतलब ये है 6 साइड, और 6 साइड सारी सेम विड्थ की होती हैं, है ना। तो बोला गया इस हेक्सागन के, ये भी इसमें भी यार डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो ये है डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर O पॉइंट, और A B C D E और F सारे ही डायगोनल्स के ऊपर रखे हुए हैं चार्ज। और कैसे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव छोड़ देते हैं, इस बार नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। माइनस चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो माइनस चार्ज बोलने का मतलब क्या है, फील्ड लाइंस कहाँ आएंगी, इसकी तरफ, है ना, क्योंकि माइनस चार्ज पे टर्मिनेट होती है ना। तो अगर O पॉइंट से बात करें तो सराउंडिंग में इतने डिस्टेंस पर अगर कोई भी चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा किधर, इधर की तरफ। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा F की वजह से उसकी डायरेक्शन इधर। सिमिलरली E की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी इधर की तरफ। D की वजह से जो होगा उसकी डायरेक्शन भी इधर। C की वजह से इधर, B की वजह से इधर और A की वजह से इधर। सच दैट ये डायरेक्शन इसके वर्टिकली ऑपोजिट, ये डायरेक्शन इसके वर्टिकली ऑपोजिट और ये डायरेक्शन इसके वर्टिकली ऑपोजिट। तो O पॉइंट के ऊपर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर कैसे कर दिया जाए कि अगर चार्ज जो है वो 5 कॉर्नर पे ना हो करके, 6 के 6 कॉर्नर पे ना हो करके वो सिर्फ हो 5 कॉर्नर पे, ठीक है ना। कैसे, ये स्ट्रेट मानिएगा, ठीक है ना। मैंने टिल्ट कर दिया इसको टच करने के चक्कर में, ये ठीक है। तो ये है O पॉइंट आपका अगेन, और 5 कॉर्नर पे रखा हुआ है ये चार्ज, ठीक है ना। इस कॉर्नर के ऊपर कोई चार्ज नहीं रखा है। अब आपसे पूछा है कि बताओ सेंटर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो याद रखना अगर ये साइड A होती है तो ये भी A आती है और ये भी A आती है, सच दैट अगर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 10 न्यूटन पर कूलम, तो इसका भी होगा 10 न्यूटन पर कूलम, इसका भी होगा 10 न्यूटन पर कूलम, इसका भी होगा 10 न्यूटन पर कूलम और इसका भी होगा 10 न्यूटन पर कूलम। इतनी वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये चार्जेस सारे कैसे हैं, नेगेटिव, चार्जेस सारे कैसे हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो होगा क्या, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो इसकी तरफ, इसकी वजह से इसकी तरफ, इसकी वजह से इसकी तरफ, इसकी वजह से इसकी तरफ और इसकी वजह से इसकी तरफ। इन सब को अगर हम देखें तो ये तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट है ना। तो अगर ये +10 है तो ये -10 हुआ, 0 कर दिया, मतलब इसने इस फील्ड को कैंसिल कर दिया। सिमिलरली ये वाला एरो जो है वो इस वाले एरो के वर्टिकली ऑपोजिट है, तो जितनी वैल्यू इधर है उतनी वैल्यू इधर होने की वजह से ये भी क्या कर देगा, एक दूसरे में कैंसिल। बचा कौन, ये। तो इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल फील्ड होगा वो उसकी डायरेक्शन होगी इधर चार्ज की तरफ, और वैल्यू हो जाएगी सिंपली कितनी, 10 न्यूटन पर कूलम।
क्योंकि इस वाले 10 ने तो इसको कैंसिल कर दिया, इस 10 ने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो बचा कौन, एक 10, ठीक है। बाकी सारे कंपोनेंट हैं वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर होता है ख़त्म। होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, लेकिन इफ़ समहाउ सम डाउट्स रिमेन देन यू कैन कॉल मी और पिंग मी, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, और हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।